नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज भ्रष्टाचार पर जो सियासी सोच है उसके खिलाफ आपको दस्तक देनी है। पहले महाराष्ट्र में और उसके बाद दिल्ली में विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप सामने आते हैं। आरोप इस तरीके के लगते हैं। इसके बाद बिहार से लेकर गुरुग्राम तक छापेमारी चलती है। झारखंड में खनन माफिया, खनन जो घोटाला है उसके खिलाफ जब छापेमारी शुरू होती है तो सत्ता के बेहद करीबी दो लोगों के घर से AK-47 की बरामदगी होती है। नेताओं पर आरोप लगते हैं, मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर, सांसदों पर, लेकिन निकलता क्या है? राजनीति में जब भी इस तरह के आरोप लगते हैं तो वो आरोप से शुरू होते हैं और आरोप पर ही जाकर खत्म हो जाते हैं। हमेशा राजनीति की बात भ्रष्टाचार से पहले आ जाती है। नेशनल हेराल्ड घोटाला, आरोप 2000 करोड़ के घपले का। जवाब, बीजेपी से डरते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब घोटाला, आरोप 144 करोड़ के घपले का। जवाब, बीजेपी से डरते नहीं है। करो खूब जांच, हमें तो पता है, हमने आपसे इनकार नहीं है। हमारा कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये जो सुबह सुबह लुकआउट नोटिस जारी करते हो, सीबीआई की रेड करते हो, इस सब से क्या निकलेगा? रेलवे भर्ती में जमीन घोटाला, आरोप रेलवे भर्ती के बदले करोड़ों की जमीन ले ली गई। जवाब, बीजेपी से डरते नहीं है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। छापेमारी का डर और डर के आगे की जीत, ये राजनीति है। जहां दिल्ली से बिहार तक करप्शन के आरोप पर छापे पड़ते हैं, पूछताछ होती है। जिनके यहाँ रेड पड़ती है कहते हैं डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। पत्रकार हमसे सवाल पूछते थे महोदय, सवाल पूछते थे कि भाई ये कैसे हुआ? तो हमने पत्रकार भाइयों को बोला, कान पकड़ के हाथ जोड़ करके, जैसे महाराष्ट्र में खेला हुआ वैसे बिहार में नहीं हुआ। जो झारखंड में देखा, अन्य राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या देखा हम लोगों ने? मतलब एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। बिहार में बीजेपी से अलग होकर अपनी अलग सरकार बना चुके नीतीश कुमार मंद मंद मुस्कुराते हुए तब सदन में बैठे दिखे। आखिर बगल में भतीजे डिप्टी सीएम तेजस्वी देश में छापामार राजनीति के खिलाफ बैटिंग जो करते दिखे। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। बिहार में विश्वास मत हासिल करने के दौरान तेजस्वी यादव जांच एजेंसियों पर यह विश्वास तब जाहिर करते नजर आए जब सुबह ही सीबीआई ने रेलवे भर्ती के बदले जमीन हासिल करने वाले घोटाले में आरजेडी नेताओं, खासकर लालू यादव के परिवार के करीबियों के ठिकानों पर बिहार से हरियाणा तक छापेमारी की। सीबीआई का छापा लालू राबड़ी के बेहद करीबी आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के ठिकाने पर मारा गया, जिन्हें राबड़ी देवी हर साल राखी भी बांधती हैं। सुनील सिंह आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं। अभी सामने में है, कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन लोग है? मामला और कहीं है। इन लोग का विधानसभा का जो मामला है उसको हर एक जगह लोग रेड करते चल रहा है कि एक जगह रेड करें, 2 जगह रेड करेंगे, तो घर के विधायक भाग जाएंगे और हम अपना जो करना है कर लेंगे। और क्या मतलब है? सब राजनीतिक है। आज ही का दिन क्यों चुना गया? प्रदर्शनकारियों ने तेजस्वी के मुंह बोले मामा के घर सीबीआई के छापे का विरोध किया।
दूसरी छापेमारी आरजेडी के राज्यसभा सांसद रहे अशफाक करीम के यहाँ हुई। कटिहार मेडिकल कॉलेज के ये चेयरमैन रह चुके हैं। सीबीआई ने छापा आरजेडी से राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के ठिकाने पर भी मारा है, जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नाम से अस्पताल चलाते हैं। सीबीआई ने छापा लालू परिवार के करीबी सुबोध राय के यहाँ मारा, जो आरजेडी के एमएलसी रह चुके हैं, जिसे विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी ने बीजेपी की छापेमार पॉलिटिक्स बताया। भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। सीबीआई ने छापा गुरुग्राम में भी डाला, जहां आरोप है कि रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाले से मिले पैसे से ही ये मॉल तैयार हो रहा है। इस जगह आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी मौजूद हैं। सीबीआई की टीम जहां सेक्टर 71 जो अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है वहां से वापस निकल रही है। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम पहुंची थी। एक गाड़ी पहले निकल गई थी और अब ये दूसरी गाड़ी है। आप देखिए यहाँ से सीबीआई की टीम वापस जा रही है। चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में, बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है, अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें, कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। जिस घोटाले की जमीन से निकले पैसे से बनते मॉल से इनकार तेजस्वी करते हैं, उस केस को जान लीजिए। मामला 2004 से 2009 के बीच का। लालू यादव यूपीए 1 में रेल मंत्री थे। आरोप लालू के रेल मंत्री रहते, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले रिश्वत में जमीन लेने का। सीबीआई का दावा यह भी कि रेलवे के ग्रुप डी में 12 लोगों की भर्ती के बदले 7 प्लॉट लालू यादव के परिवार ने लिए। आरोप ये रहा, बिना विज्ञापन निकाले मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में रेलवे में भर्ती कराई गई, जमीन ले ली गई। सीबीआई का दावा यह भी कि लालू यादव के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में इसी भर्ती के साथ हासिल करी है। यानी कम से कम 18 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में अब रेड और राजनीति दोनों चल रही। अब क्यों दस्तक देना जरूरी है आपका? इसके लिए 2 बयान सुनिए। कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया, 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ। वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या निकला? कुछ तो बताइए। और एक नया चीज आप फिर लेकर के आ गए हैं। अब ये आईआरसीटीसी का मामला, नौकरी जमीन का मामला, आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी है जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। लालू परिवार पर या उनके नजदीकी लोगों पर ये कोई सीबीआई का पहला छापा है क्या? जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई का छापा पड़ा उनके यहाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। केंद्र में किसकी सरकार थी? कोई बीजेपी की सरकार तो थी नहीं।
तो जब पहली बार वो जेल गए उस समय न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, न बिहार में बीजेपी की सरकार थी, और 5 मामलों में आप सजा याफ्ता हैं। तो न मनमोहन सिंह बचा पाए, न देवगौड़ा बचा पाए। तो इतने गंभीर आरोप थे कि कोर्ट ने भी वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाए, उनको सजा हो गई। दस्तक देकर आपको यह सवाल पूछना जरूरी है, आखिर कब तक भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ राजनीति होती रहेगी? करप्शन के केस पर क्यों नहीं तय समय में कार्रवाई हो पाती है? 18 साल पुराने करप्शन में पहले क्या सिर्फ सियासत के नाम पर जांच को लटकाया जाता रहा? क्या अब तय समय में करप्शन के मामलों की जांच पूरी हो पाएगी, या फिर 18 साल पुराने मामले में आगे भी कुछ साल तक सिर्फ छापे और सियासत होती रहेगी? पटना से सुजीत कुमार झा, रोहित सिंह, गुरुग्राम से हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। रेलवे में जमीन के बदले भर्ती घोटाले का जो मामला आया, 2004 से 2009 की वो बात रही। कई वर्षों बाद इसमें जांच शुरू हुई। 2017 से इस मामले में थोड़ी तेजी आई, लेकिन छापेमारी और एफआईआर से आगे बात बढ़ी नहीं। जरूरी है कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तेजी से जांच की जाए। ये बिहार ऐजा धमकावे से काम ना चले वाला। हम लोग क्रिकेटर हैं, और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। एक बात समझ जाइए, आप लोगों का डिजाइन तो सब लोग जानता है। क्या क्या आप लोग जो है रणनीति बनाते रहते हैं, हर जगह जो है कब्जाना है, ये करना है, सौहार्द को बिगाड़ना है, आपसी भाईचारे को भंग करना है। जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। देश में यह बात हर विपक्षी दल कहता है कि सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स से डराने का काम किया जाता है। देश में प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को यूपीए राज में सरकार का तोता कहा गया। एनडीए राज में कहा जा रहा बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। जब हम सब लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? असल में आप लोगों को जो पीड़ा हो रही है, आप डर चुके हैं, उसने जमाई को आगे कर दिया, आप लोग पीछे हो गए। कभी सोचा आपने कि आखिर ये कहने की नौबत क्यों आती है? इसके लिए आप तेजस्वी का एक बयान ध्यान से सुनिए। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूंछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या निकला? कुछ तो बताइए। तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि घोटाले की बात करके जांच के नाम पर सिर्फ सियासत के स्वादानुसार विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश होती है, मामला लटका रहता है। जो संदेश बिहार की जनता ने, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के ऑपोजिशन को जो देने का काम किया, देश के लोगों को एक उम्मीद देने का काम किया, आदरणीय लालू जी ने जो साथ दिया, हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए एक बात है कि भैया, जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। पहली बाजी यदि लालू जी जेल गए तो उस वक्त लालू जी सरकार के, केंद्र सरकार के पार्ट थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री जी थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो उसके बाद भी सीबीआई ने उनको जेल भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है? उसी तरह से कनिमोझी जी जेल गई, राजा जी जेल चले गए। वो लोग तो सरकार के पार्ट थे ना, डीएम के पार्ट थी। तो ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। लड़ाई पार्टियों की घूम फिरकर एजेंसियों के कंधे पर आकर क्यों टिक जाती है, इसे समझते हैं। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाले का समय है 2004 से 2009 का, यानी तब तेजस्वी यादव 13 से 18 साल के थे। घर के क्रिकेट से आईपीएल के मैदान तक क्रिकेट खेल रहे थे, शादी हुई नहीं थी, खुद युवा हो रहे थे। सीबीआई अब भी 18 साल बाद जिस मामले में छापा डाल रही है, तब तेजस्वी 32 साल के हो चुके हैं, बिहार के दूसरी बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब तेजस्वी की शादी हो चुकी है। हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग?
मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करप्शन के मामलों में राजनीति करने के आरोप लगेंगे तो जांच एजेंसियों की साख पर जनता का भरोसा घटेगा। ऐसा होता क्यों है और कैसे रोका जा सकता है, ये जान लीजिए। पिछले 10 साल में नेताओं के खिलाफ 1569 मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 9 दोषी करार दिए जा पाए, यानी जांच की प्रक्रिया धीमी है। इसलिए जरूरी यह है कि नेताओं के भ्रष्टाचार मामलों की जांच तय समय में जवाबदेही के साथ पूरी हो। ईडी यानी जिसकी शक्तियों पर विपक्ष के नेता सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं, उस ईडी ने 5422 केस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किए, तो 23 लोग ही अब तक सिर्फ दोषी करार दिए जा सके, यानी पूरा 1% भी दोषी नहीं हो पाए। इसलिए जरूरी यह है भ्रष्टाचार के मामले जांच के दायरे में जितने ज्यादा आए, उतना ही उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी तेज की जाए। तीसरा, जो नेता विपक्ष में रहते किसी करप्शन के केस में जांच के रडार में आए, वो दल बदलने पर या तो क्लीन चिट पा गए या उनके खिलाफ जांच थोड़ा धीमी पड़ गई। इसलिए जरूरी यह है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के हर केस में एक समान गति से जांच करें, कोई राजनीतिक दबाव न रहे। करप्शन की जांच जब ईडी की टीम करती है तो कैश बरामद होता है, उस कैश से वो ई और डी लिखती है। लेकिन जब बरामदगी में AK-47 निकल आए तो AK-47 की गोलियों से और उसके बंदूक से ई और डी लिखना पड़ा। ये व्यक्ति जिसके यहां से ये बंदूकें बरामद हुई हैं, वो पहले स्कूलों में अंडा सप्लाई करता था और वहां से सत्ता के शीर्ष तक पहुंच बनाने लगा। भ्रष्टाचार की जांच की कहानी जिस किरदार से जुड़ी है, उसका रिश्ता अंडे से AK-47 तक पहुंचा है। करप्शन की जांच के घेरे में आए इस किरदार का नाम है प्रेम प्रकाश। झारखंड से बिहार तक सत्ता और पावर के गलियारे में जिसे लोग पीपी के नाम से जानते रहे, वो प्रेम प्रकाश जिसके रांची के घर में ईडी की टीम ने बुधवार सुबह छापा मारा, तो इस बार नोट से नहीं बल्कि 2 AK-47 को जब्त करके कारतूस से ईडी जमीन पर लिखना पड़ा। भ्रष्टाचार के कलाकार के घर पर ईडी की इस ललित कला की चर्चा उसी तरह हुई जैसे प्रेम प्रकाश के किस्से। प्रेम प्रकाश बिहार के सासाराम का रहने वाला। बताते हैं, पहले पीपी को अनुकंपा के आधार पर बैंक में नौकरी मिली। दावा हुआ बैंक की नौकरी करते हुए नेताओं का पैसा ब्लैक से व्हाइट करने लगा। आरोप है एक बड़े नेता का पैसा ब्लैक एंड व्हाइट करने के खेल में डूब गया तो प्रेम प्रकाश झारखंड भाग आया। दावा है झारखंड में प्रेम प्रकाश पहले मिड डे मील के लिए स्कूलों में अंडा सप्लाई का काम करता रहा। संबंध सत्ता के गलियारों में कई ताकतवर अधिकारियों से बने। अधिकारियों के जरिए प्रेम प्रकाश ने दावा है सत्ता के शीर्ष तक झारखंड में हर सरकार के बीच अपनी पहुंच बना ली। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि बड़ा पावर ब्रोकर है वो, और जो सत्ता में शीर्षस्थ लोग हैं उनसे उसके मधुर रिश्ते रहे हैं, चाहे सत्ता कोई भी हो। और इसके पहले भी मई महीने में उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। जो छापेमारी शुरू हुई थी पूजा सिंघल के आवास पे छापेमारी से, माइनिंग सेक्रेटरी से। याद करिए नोटों को। सत्ता की ही करीबी रही अधिकारी पूजा सिंघल के सीए के ठिकाने से ये करोड़ों रुपए मिले थे। झारखंड में उसी खनन घोटाले की जांच करते हुए अब ईडी की टीम प्रेम प्रकाश के घर तक पहुंची है, जहां कभी अंडा स्कूलों में सप्लाई करने वाले ठेकेदार के घर से 2 AK-47 60 राउंड कारतूस मिला, जिसे बाद में प्रेम प्रकाश के सुरक्षा कर्मियों का बताया जाने लगा। इस सुरक्षा कर्मी का क्या है, बस हमें है कि ये हमारा रांची जिला बल का सुरक्षा कर्मी का है। सर अगर कानून तो ऐसे कहीं रख के जा सकते हैं, ऐसे रख के जा सकते हैं कोई उस पर डिपार्टमेंटल इलेक्शन वो तो अलग चीज हो गया ना, वो हमारे स्तर से ऊपर का, वो तो वरीय पदाधिकारी के द्वारा। इसी से समझ लीजिए कि जो अपने सुरक्षा कर्मियों की AK-47 अपनी अलमारी में रखवा लेता होगा, वो प्रेम प्रकाश कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, जिसके खेल की जांच करते ईडी की टीम के आगे झारखंड में सत्ता के बहुत बड़े चेहरों तक पहुंच सकती है। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर महागठबंधन की सरकार ने आज विश्वास मत जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब वॉकआउट वहां से करते हैं तो नीतीश कुमार तंज कसते हैं उन पर
और कहते हैं कि अरे देखिए ये तो भाग गए। वो यही नहीं रुके, वो 2024 में आगे जाकर चुनौती भी देते हैं कि वो उखाड़ फेंकेंगे केंद्र से भी। क्या ये लामबंदी जो है, क्या ये जो गठबंधन है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, वो वाकई एक चुनौती पेश कर सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में? हम इस पर उसकी पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। अब जो आ गए, ये आ गए ही कोई काम किए हैं जी, खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? बिहार में सियासी उठापटक के बाद 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के तेवर देखते ही बनते हैं। विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गजब का भाईचारा देखने को मिला। 2 दिन में 3 दिन में जंगल राज। आप लोग जो विभाजनकारी लोग हैं, उनको रोकने के लिए कि बिहार का लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, भाजपा के कदमों पे कुचलने नहीं देंगे। इसको बचाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। यानी देश के जो प्रधानमंत्री, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला था? नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे समाजवादी नेता हैं। और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। सवाल यह है कि क्या नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी 2024 में मोदी को हरा सकती है? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार हाँ में देते हैं और खुलेआम दावा करते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी? तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। बिहार विधानसभा में महागठबंधन अपना बहुमत सिद्ध कर देगा, इसकी सबको उम्मीद थी। इसीलिए सबकी नजरें नीतीश कुमार पर थी कि वो 2024 को लेकर क्या कहते हैं। नीतीश के भाषण में बीजेपी निशाने पर रही। गौर करने वाली बात यह है कि उनका सारा जोर दिल्ली को घेरने पर था। दिल्ली मतलब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसे लेकर नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी नेताओं से कहा कि वो जितना बोलेंगे उतना ही केंद्र वाला उन्हें बढ़ाएगा। अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है, तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना आप? हम तो बहुत सिंपल, आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं? अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं, हम तो दिल्ली से जो भी है कह रहे हैं। तो नीतीश के निशाने पर दिल्ली है, मोदी सरकार है, जिसे वो 2024 में उखाड़ने को बेताब है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र पर हमला करना भी शुरू कर दिया है। क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। नीतीश का विपक्ष को एक ही मंत्र है, बिहार की तरह साथ आ जाओ और बीजेपी को हराओ। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस साथ में थे, अब जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे बताइए ना। तब जब हम लोग हैं तो मिल करके एक एक जगह काम करें
एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें, आजादी की लड़ाई को याद करा करके हर चीज को याद कराते हुए जब मिल करके सब लोगों को कर देंगे। नीतीश के इस आत्मविश्वास की वजह महागठबंधन का वो वोट बैंक है जो बीजेपी से ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 23.58% रहा। जेडीयू को 16 सीटें और 21.81% वोट मिले। वहीं एनडीए में शामिल एलजेपी को 6 सीटें और आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उसका वोट शेयर 7.86% था। अब 2024 के चुनाव में जेडीयू आरजेडी एक साथ, तो फिर इनका वोट बैंक बीजेपी से करीब 5% ज्यादा दिखता है। 2019 के चुनाव नतीजों के आधार पर ही नीतीश कुमार मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि इस आंकड़े के आधार पर महागठबंधन को बीजेपी पर 5% वोट की बढ़त होगी, जिससे नीतीश कुमार का मिशन पूरा हो सकता है। जो पहले जहां थे वहां पर चले जाएं। अब एक साथ हम आ गए, हम तो आपसे इन लोगों से अलग हुए, अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। 2024 को लेकर इसी उम्मीद में तेजस्वी के सपनों को भी पंख दे दिए हैं और वो नीतीश और अपनी जोड़ी को सुपरहिट बता रहे हैं। हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। ये इनिंग जो होगी ना, नेवर एंडिंग इनिंग खेला जाएगा। सबसे ऐतिहासिक, मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग हम लोग का पार्टनरशिप जो होगा बिहार के हित में, देश के हित में, ये लंबा होगा इनिंग। अब कोई रन आउट होने वाला नहीं। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। 2024 के चुनाव में अभी वक्त, ऐसे में तमाम कयास और आकलन 2019 के नतीजों के आधार पर ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में पुराने आंकड़े भविष्य के नतीजे तय नहीं कर सकते, इसीलिए लोकसभा चुनाव में आगे क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी नीतीश की पार्टी लगातार मोदी को हराने वाले फॉर्मूले की बात कर रही है। आज तक ब्यूरो। आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कहा। स्पष्ट तौर पर वो ये यकीन करते हैं, ये मानते हैं कि उनके पास वो फॉर्मूला है जिससे केंद्र में बीजेपी की सरकार को वो हटा सकते हैं। और उनका ये दावा है और ये मानना है कि जिस तरीके से बिहार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया, उसी तरीके से बिहार और पश्चिम बंगाल ही मिलकर बीजेपी के रथ को रोक सकते हैं। आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो पीएम बनना नहीं चाहते, लेकिन उनकी बातों और इरादों में तालमेल नहीं दिखता। पुराने हमारे साथी बैठे हुए, इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए, हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए ना कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार 2024 में कैसे मोदी के रथ को रोकेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह देते हैं। हम लोग कह रहे हैं बड़ा भारी डुगडुगी बज रहा है पूरा देश में, बड़ा भारी। भारत सरकार का पूरा प्रधानमंत्री, मंत्री सब डुगडुगी बजा रहे हैं, जैसे आता नहीं है लगाने, मदारी लगाने के लिए डुग बजाता है। और भीड़ जब जमा हो जाता है तो बंदर का नाम दिखाता है।
वैसे ही डुगडुगी बजा रहे हैं, जीत गए जीत गए जीत गए। अरे कहाँ से जीत गए? लल्लन सिंह नीतीश के बेहद करीबी हैं, जो मानते हैं कि 2024 में बीजेपी की जीत की बात बेमानी है, क्योंकि इस बार विपक्ष उन्हें तगड़ी टक्कर देगा। आगे सुनिए लल्लन सिंह क्या कहते हैं। 303 है आपके पास और 272 में जीतिएगा तो कितना ज्यादा 31 को ना, तो 31 का हिसाब तो बिहार से लगा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगा। बिहार और बंगाल अकेले उनको हराने के लिए काफी। लोकसभा में बीजेपी की 303 सीटें हैं। बीजेपी का लक्ष्य इससे भी आगे जाने का है, लेकिन नीतीश का लक्ष्य बीजेपी की 40 सीटें कम करने का है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी का स्कोर 263 पर आ जाएगा, जिसके लिए नीतीश को बिहार और बंगाल से आस है, जहाँ बीजेपी को 17 और 18 सीटें मिली थी। 17 को हती न, 17 को तो साफ, और बंगाल में हती न 18 को, वो साफ 18 और 17 35 और 31 में खेल है। तो इसलिए इनका खेल खत्म है। इनके डुगडुगी पर ध्यान मत दीजिए, ये तमाशा लगा रहे हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर नीतीश की योजना बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर खुद की दावेदारी आगे करने की है, जिसमें एक तरफ नीतीश लगातार देश भर से विपक्षी नेताओं के फोन आने का दावा करते हैं, तो इसी दौरान जेडीयू आरजेडी उनमें पीएम बनने की खूबी देखती है। हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। प्रधानमंत्री बनने के लायक जितने गुण हो सकते हैं वो नीतीश कुमार जी में उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर परास्त करने के लिए एकजुट करेंगे। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहे। 2013 में नीतीश कुमार ने मोदी की वजह से ही बीजेपी का साथ छोड़ा था। 10 साल बाद वो एक बार फिर मोदी के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 40 सीटों वाले बिहार को जीतकर नीतीश विपक्ष के नेता बन सकते हैं, और ममता जैसे नेताओं को क्या उनका नेतृत्व मंजूर होगा? आज तक 2024 के आम चुनावों में बड़ा सवाल केवल ये नहीं बचा कि क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री होंगे, क्या देश की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी, बल्कि सवाल ये बड़ा हो गया है कि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंजर कौन होने वाला है। क्या नीतीश कुमार जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जैसा कि उनकी पार्टी ताल ठोक कर कह रही है, या फिर ममता बनर्जी जो कि 2019 से ही उनकी सबसे बड़ी चैलेंजर बनना चाह रही है। आम आदमी पार्टी 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल के बीच लड़ाई मानती है। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु, अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। ममता बनर्जी 2024 में मोदी का विकल्प बनना चाहती है। चुनाव का टाइम में हिंदू मुसलमान होता है, चुनाव का टाइम में गंगा डूब होता है, लेकिन चुनाव का बाद गंगा माँ का धरती में डेड बॉडी जाता है तो किसी को याद भी नहीं पड़ता है। जेडीयू 2024 में मोदी को हराने का प्लान बताकर नीतीश को पीएम मटीरियल बताती है। जी से आशीर्वाद लिए हैं कि 2024 का चुनाव उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है बस। एक अनार और 100 बीमार की कहावत तो आपने सुनी होगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, उस पर नजर गड़ाने वाले नेताओं की लंबी कतार है। इसीलिए अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में पीएम मोदी को चुनौती कौन देगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि फिलहाल पीएम मोदी को हराना तो दूर, विपक्ष की हैसियत उन्हें टक्कर देने तक की नहीं है।
2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। तो मोदी 2024 में जीत तय मानते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में भी ऐसी ही राय बाहर निकल कर आई। 1 अगस्त को किए गए सर्वे में एनडीए को 307, यूपीए को 125 और अन्य को 111 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। बड़ी बात यह है कि जेडीयू के बीजेपी से अलग होने के बाद भी सर्वे किया गया, जिसमें एनडीए को 286, यूपीए को 146 और अन्य को 111 सीटें मिलती दिखी। यानी जेडीयू के जाने के बाद भी एनडीए की सरकार 2024 में बनती दिख रही है। इसी सर्वे के दौरान जब जनता से देश के अगले पीएम के बारे में पूछा गया तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में 53.4% लोगों ने हामी भरी। वहीं राहुल गांधी को 9.3% और केजरीवाल को 6.5% वोट मिले। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रदर्शन को भी जनता के एक बड़े तबके ने सराहा, जो बताता है कि 2024 में मोदी को हराना बहुत मुश्किल है, भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जो चाहे फॉर्मूला दे दे। लगता है नीतीश बाबू आज फ्रस्ट्रेशन में थे, क्योंकि राजनीति में एक राजनीतिक अस्मिता होती है और आज उनके चेहरे पर वो आभा नहीं था जो 2005 में था, 2010 में था, वो आभा आज नहीं था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी विपक्ष को बैकफुट पर रखने में कामयाब रही है, लेकिन 2024 में बीजेपी की चुनौती अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराने की है, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में वो सभी सीटें जीतती आ रही है। ऐसे में अगर बिहार में उसकी सीट घटी और पश्चिम बंगाल में ममता का जादू चला तो फिर बीजेपी इन सीटों की भरपाई कहां से करेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। कुल मिलाकर 2024 की सियासी जंग दिलचस्प रहने वाली है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।